ये जो दोनों का गैप है ये लोएस्ट है 12 साल का, और इसलिए सीआरआर कट करना उनकी मजबूरी है। नेबर से पंगा मत लो, क्योंकि दोनों ने काउंटर टैरिफ भी लगा दिए। तो चाइना झुकने को तैयार नहीं है। इंडिया इज़ नॉट इम्यून। करीब 5% का मंथली रिटर्न दिया जनवरी में। आज मुझे कोई बता दे कल मार्केट कहाँ जाएगा, मैं आज पोजीशन बना लूँ, कल प्रॉफिट बुक करके पैसे कमा लूँ। फ्राइडे के दिन तक हमें इंतज़ार करना है। सर, जैसा कि आपने कहा था कि आरबीआई के मीटिंग तक मार्केट उठने का संभावना तो है, पर मार्केट तो गिर रहा है। इसका क्या रीज़न है सर? हाँ, तो कल का दिन अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली, और काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि ये बजट का इम्पैक्ट है, और हमारा ये व्यू था कि ये बजट का इम्पैक्ट नहीं है, ये सीआरआर कट्स का इम्पैक्ट है, और साथ में ट्रंप के जो उन्होंने रोल बैक किया, जो अपने टैरिफ्स को होल्ड कर दिया 30 दिनों के लिए, उसका इम्पैक्ट था। तो आज अगर मार्केट में आप देखें हमें क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी थोड़ा ग्रीन में होते होते फाइनली वो उसने गिव अप कर दिया और रेड में एंड हुई, करीब 40-45 पॉइंट डाउन है। लेकिन बैंक निफ्टी में हमें अच्छी खासी आज भी रैली देखने को मिली। तो क्लियरली ये मार्केट अब आरबीआई पॉलिसी का वेट कर रहा है, सीआरआर कट की वेट कर रहा है, उसी के एंटिसिपेशन में चढ़ रहा है। तो सर क्या लगता है, सीआरआर का कट होगा, और अगर होगा तो हाउ मच? देखो, सीआरआर कट्स का जैसे मैंने बताया कि बैंकों में लिक्विडिटी की क्राइसिस थी, 2 लाख करोड़ की शॉर्टेज थी। आरबीआई ने रियलाइज़ किया कि ये तो एक बहुत बड़ा डेंजर है, और उन्होंने 60,000 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूज़ किया। अब बजट में इनकम टैक्स में छूट दी गई है, और अगर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है, बजट में जो छूट हमें कहा गया है, तो उसमें अगर आप देखें तो वो एक्स्ट्रा करीब 40 to 45,000 करोड़ की लिक्विडिटी बैंकों के पास क्रिएट और करेगा। तो इस सब से थोड़ा सा बैंकों की स्थिति सुधरती हुई तो नज़र आ रही है, लेकिन ध्यान रहे कि 2.9 लाख करोड़ का अभी भी शॉर्टेज है, और इसलिए सीआरआर कट करना उनकी मजबूरी है। लेकिन एक और चीज़ जो अभी हो रही है, अगर आप देखें कि रुपया कमज़ोर होता जा रहा है लगातार, 87.45 आज की फिगर है अगेंस्ट डॉलर। तो अगर इसी तरीके से रुपया कमज़ोर होता गया या इसी लेवल को सस्टेन किया, तो भाई सीआरआर कट तो करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हुआ तो करेंसी और वीक हो जाएगी। तो अगर इनकी मजबूरी है करना, लेकिन ये हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा नुकसान देगा। मैं जिस तरह की खबरें पढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 0.25 का शेयर कट पॉसिबल है, उसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि कहीं करेंसी यहीं पर स्टेबल हो। फ्राइडे के दिन आने वाली है, आज वेंसडे हो गया है और 2 दिन बाकी हैं, तो 2 दिन में पता चल जाएगा। 2 दिन तक आप सब्र करके रहें। सर, ट्रंप ने ये जो कनाडा और मेक्सिको पे टैरिफ लगवा के हटवा दिए, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? ये हटाया क्यों, और इसका क्या मतलब, क्या इम्पैक्ट है इसका? हाँ, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप अपने इलेक्शन जब वो रैलीज़ कर रहे थे, तभी से वो चिक के कह रहे थे कि मैं जैसे ही पावर में आऊँगा पहले दिन ही मैं टैरिफ्स लगाऊंगा। तो पहले दिन तो उन्होंने नहीं लगाया, और उसके बाद ऐसा कहा गया कि वो रिसर्च कर रहे हैं, अपनी उनकी टीम रिसर्च कर रही है किस पर कितना टैरिफ लगाया जाए, और फिर फाइनली 1 हफ्ते बाद उन्होंने अनाउंस किया। सारी दुनिया में नर्वसनेस फैल गई कि अरे ये क्या हो रहा है, और मार्केट्स गिरने भी लगे, सारी मार्केट्स गिरे, और 1 दिन में ही उन्होंने रोल बैक कर लिया। तो जो उन्होंने कनाडा और मेक्सिको पर लगाया था, उसको उन्होंने विड्रॉ होल्ड कर लिया, 30 दिनों के लिए होल्ड कर लिया। अब आप देखिए तो ये दोनों उनके नेबर्स हैं, और दोनों जगह से काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन उनके कंट्री में होता है, ड्रग्स की आवाजाही होती है। तो एक तो उनको लोगों ने बताया होगा भाई अपने नेबर से पंगा मत लो, क्योंकि दोनों ने काउंटर टैरिफ भी लगा दिए। अब अमेरिका जो है कनाडा से कैनोला ऑयल और इस तरीके की चीज़ें लेता है, तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो टैरिफ लगाएंगे। तो एक तो ये हुआ कि काउंटर टैरिफ्स उन्होंने भी लगा दिए, दूसरा दोनों ने तो डिस्कशंस भी किए, और कुछ हद तक एक जो है डिस्कशन इनिशिएट किया, और ये कहा कि जो ड्रग्स की सप्लाई वगैरह यूएसए में आती है
उसके लिए वो एडिशनल चेक पोस्ट लगाएंगे। साथ ही यूएसए की कॉरपोरेट्स ने, स्पेशली जो ऑटोमोबाइल मेकर्स है, यूएसए में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उन्होंने भी ट्रम्प को समझाया भैया ये क्या कर रहे हो, इससे तो हमारी इंडस्ट्री को और नुकसान होगा, हमारे देश में और महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब को लेकर उन्होंने एक सेकेंड थॉट दिया है। और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से अब ये टैरिफ्स लगेंगे नहीं। अब हो सकता है कि वो थोड़ा एक उनको निगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए हो, या फिर उन्होंने रियलाइज़ किया हो कि यार ये तो बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो अब क्या होता है देखना है। लेकिन जितना हम ट्रम्प को जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, पूरी तरीके से ये विड्रॉ नहीं करेंगे। और इनके लिए अगर वो करते हैं तो एक तरीके से उनके देश की जनता के लिए बहुत बड़ा धोखा भी होगा। पर सर चाइना से तो नहीं हटवाया, इसका क्या रीज़न है? हाँ, तो चाइना देखिए क्या है कि वो दोनों तो इनके नेबर्स हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यूएसए की एक पॉलिसी भी होती है, वो अपने नेबर्स से दुश्मनी नहीं करते हैं। इनफैक्ट क्यूबा जो उनका एक बहुत बड़ा एनिमी हुआ करता था, उनसे भी उन्होंने एक टाइम पर डिस्कशन नेगोशिएशंस किए। तो इनके पॉलिसी है, तो वहाँ पर थोड़ा उन्होंने तो डिस्कशन कर लिया। लेकिन चाइना जो है ना, सबसे बड़ा थ्रेट यूएसए को चाइना से ही है, चाहे इकोनॉमिकली बोले या फिर जो है मिलिट्री के टर्म्स में बोले। तो इसलिए उस पर उन्होंने अभी तक टैरिफ हटाए नहीं है, 10% का लगाया है। अब देखिए चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी काउंटर टैरिफ्स लगा दिए। और अगर आप देखें तो यूएसए ने जिन चाइनीज़ चीज़ों पर टैरिफ लगाए हैं उसकी अगर टोटल वैल्यू, आप इंपोर्ट वैल्यू को कैलकुलेट करें तो $450 बिलियन की बनती है। और चाइना ने भी कुछ ऐसे आइटम्स जो यूएसए से इंपोर्ट किए जाते थे, जैसे कि जो वहाँ का जो ऑयल होता है और या कोल होता है यूएस का, उसको वो इंपोर्ट करते थे, उस पर उन्होंने लगा दिया। तो अगर उन्होंने कितनी वैल्यू पर टैरिफ लगाया है, करीब $20 बिलियन। तो उन्होंने $450 बिलियन के जो चीज़ें हैं उस पर टैरिफ लगाया। अगर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें, इन्होंने $20 बिलियन पे कराया। तो अगर आप देखें तो चाइना झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने टिट फॉर टैट भी नहीं किया कि तुमने इतना लगाया तो हम भी इतना लगाएंगे। तो चाइना की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि हम धीरे धीरे अपनी चाल चलेंगे और देखते हैं तुम कैसे रिएक्ट करते हो, और बेसिकली उनको एक नेगोशिएशन टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चाइना ने कई और चीज़ें भी की हैं। उन्होंने गूगल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है, जो उनके कंट्री की जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस उसके वायलेशन में। साथ ही उन्होंने जो कैल्विन क्लीन जो ब्रांड है, उनके जो पेरेंट कंपनी है, उस पर भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस लगा दिए। तो एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि तुम हमारी कंपनीज़ को छोड़ोगे, हम तुम्हारी कंपनीज़ को छेड़ेंगे। तो इसलिए ये यूएस चाइना का जो हो रहा है ट्रेड वॉर, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और पिछले बार भी अगर आप देखें तो इसी की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है। और आज अगर ये डेवलपमेंट नहीं होती तो शायद आज भी मार्केट्स ग्रीन में रहते, हमारी निफ्टी ग्रीन पे रहती। लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड इज़ रियलाइजिंग कि ये जो होल्ड किया गया था, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे, वो शायद थोड़ा जल्दीबाजी में हम कर रहे थे। सर लकीली इंडिया पर तो अभी तक टैरिफ नहीं लगे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? हाँ, अभी तक हम बचे हुए हैं। और उसका कारण क्या है कि हमने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया। ऑलरेडी हमारे बैकडोर डिस्कशंस चल रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पर गए हुए थे, और हमने बजट में भी कुछ डिसीजंस लिए हैं। जैसे कि ट्रम्प बार बार जो वहाँ के हमें टैरिफ किंग कहा करते थे, और जो वहाँ के जो बाइक्स वगैरह पर हम इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाते थे, उनको महंगा कर देते थे हमारे देश में, तो उसको बार बार जिक्र करते थे। और बजट में आप देखें तो 1600 सीसी से कम के बाइक्स में हमने इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से 40% कम किया। तो हमने एक सिग्नल दे दिया, देखिए हम वी आर रेडी टू टॉक, वी आर रेडी टू डिस्कशन। तो शायद इसका अभी तक इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारे ऊपर टैरिफ्स अभी तक नहीं लगाए। कल ही जो उनके गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल ने
क्लियरली कहा है इंडिया इज़ नॉट इम्यून। तो आने वाले दिनों में हम पर भी टैरिफ्स लग सकते हैं। ये मेरे बात नहीं है, ये उनके ऑफिशियल्स ने कहा है। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, किस तरीके की डिस्कशंस होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, वो देखने वाली बात है। कुछ चीज़ें वो डिमांड करेंगे, कुछ चीज़ें हम डिमांड करेंगे, और उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितना वो हमारे अगेंस्ट पर एक्ट करने वाले हैं। बार बार उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन्स में इंडिया का नाम ले लेकर हमको जलील किया है। सर ये जो चाइना पे टैरिफ लगाए गए हैं, तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा है? हाँ देखिए, अगर हम पास्ट में जाएं, 2018-19 में भी ट्रेड वॉर शुरू हुआ था चाइना पर। कुछ उन्होंने ट्रंप ने लगाए थे टैरिफ्स, तो उसका फ़ायदा इंडिया को तो हुआ था। और इंडिया वॉज दी अगर हम बेनिफिशियरीज़ की को अगर हम लिस्ट बनाएं तो चौथे नंबर पर था। लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं हुआ था। अब देखो, हम वियतनाम और ताइवान से भी नीचे रहे। तो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, लेकिन उनसे भी अगर हम फ़ायदे के टर्म्स में देखें हमें कितना फ़ायदा हुआ था, तो इनसे नीचे हम रहे थे। तो फ़ायदा डेफिनेटली होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग का खास करके, तो उस लेवल का नहीं है। आज अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, यूएसए में जाएंगे, तो वहाँ पर अगर आप स्टोर पे जाएंगे तो कोई भी आप शर्ट उठाएं, पैंट उठाएं, 90% चांस है कि वो मेड इन वियतनाम या मेड इन श्रीलंका या मेड इन बांग्लादेश होगा। अभी रिसेंटली मैं एक अपैरल की शॉप में गया और मैंने लेबल देखा, इंडिया में मेड इन बांग्लादेश के शर्ट्स बिक रहे हैं। तो ऑब्वियसली थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में जो है हम वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिल सकता है, स्पेशली कंसिडरिंग कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो अपैरल के कंपनीज़ में हमको फ़ायदा मिल सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो सेक्टर मुझे लगता है कि अगर ट्रेड वार होता है तो भाई ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होंगे, घूम फिर के थोड़ा फ़ायदा हमारे देश में भी आएगा, हमारी कंपनीज़ को मिलेगा, प्रोवाइडेड हमारे यहाँ इंडिया में टैरिफ्स नहीं लगाए जाए। तो सर आपका एक सब्सक्राइबर मैत्रेया ने पूछा है कि म्यूचुअल फंड्स का जो मंथली एसआईपी अमाउंट है जो कि डंप होता है मार्केट में, ऑल्सो यूएस मार्केट्स आर डाउन, तो सर क्या इसका ये मतलब है कि FII टू मेक कंसिडर रिटर्निंग इन इंडिया? मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि क्या FIIs जो है ख़रीदारी रिज्यूम करेंगे, वापस से शुरू करेंगे कि नहीं हमारा मार्केट? देखिए, जनवरी में FIIs ने कितनी सेलिंग की? 78,000 करोड़ की। और मैं एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप देखें इस वक्त जितनी भी NSE में लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उसकी कितने परसेंट ओनरशिप DII के पास है, कितने परसेंट ओनरशिप FIIs के पास है? तो FIIs के पास 17.23% ओनरशिप है, DIIs के पास 16.9% की ओनरशिप है। और ये जो दोनों का गैप है, ये लोएस्ट है 12 साल का। यानी कि FIIs इंडिया छोड़ रहे हैं, पिछले 12 साल में ये लोएस्ट लेवल पर है। मतलब वो ओनरशिप अपनी कम कर रहे हैं और DIIs अपनी ओनरशिप बढ़ा रहे हैं। DII मतलब उसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं, इंश्योरेंस भी है, बेसिकली पब्लिक का पैसा है। तो वो अपनी पोजीशंस को कट कर रहे हैं। अगर आप लॉन्गर ट्रेंड को देखें तो वो लॉन्ग टर्म हमारे देश में कमिट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो ट्रेडिंग खूब कर रहे हैं, ट्रेडिंग मतलब सट्टेबाजी कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना मार्केट को चढ़ाया, बेच के वो निकल गए, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इसलिए उनकी पोजीशंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर दिसंबर का अगर आप डेटा देखें तो दोनों का गैप जो था वो करीब 1.02% था। यही आप अगर 2015 में जाएंगे तो वो 10% से ज़्यादा का था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये है कि वो सेल कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ
कि अगर आप देखें कि जो एफआईआई का स्टेक बेचा जा रहा है वो खरीद कौन रहा है। अगर आप देखिए डीआईआईज में म्यूचुअल फंड भी आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भी अपना स्टेक कम कर रही हैं, उनका भी नेट कम हुआ है। तो जो एफआईआई सेल कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, जिसमें आपका पैसा होता है। और आप जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं वो उसमें भी रिटेल का स्टेक बढ़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो करीब 7% रिटेल की ओनरशिप बन गई है लिस्टेड स्टॉक्स में, और 2% से ज़्यादा HNI का स्टेक बन गया। ये दोनों फिगर्स ऑल टाइम हाई पर है। तो अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू लें कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो एफआईआईज डंप कर रहे हैं। खरीद कौन रहा है? म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका पैसा है, और आप जो डायरेक्टली स्टॉक खरीद रहे हैं उसमें आपका पैसा है। तो यही हो रहा है। तो लार्जर ट्रेंड तो ये है। अब शॉर्ट टर्म में कल परसों एफआईआई बेच ले खरीद लें, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। और अगर वो खरीदेंगे, मार्केट को चढ़ाएंगे, फिर वो सेलर बनेंगे, जिस तरीके का डेटा हमें मार्केट में दिख रहा है। तो सर, जैसे कि आप हर वीडियो में बीटी इंडिकेटर्स की बात करते रहते हैं, तो एक सब्सक्राइबर हैं आपके अश्विन भोसले, तो इन्होंने पूछा है कि सर हाउ टू एक्सेस बीटी इंडिकेटर। देखिए, बीटी इंडिकेटर हमारा बहुत एक डियर इंडिकेटर है, और पिछले महीने जनवरी की अगर बात करें, इस इंडिकेटर को यूज़ करके हमने खुद भी ट्रेडिंग की और हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी की। तो ओवरऑल अगर जो भी उसमें से रिज़ल्ट आया वो ये आया, करीब 5% का मंथली रिटर्न दिया जनवरी में। और ये देखिए, ये रिटर्न ऑफ कोर्स एक पास्ट परफॉर्मेंस है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर महीने होगा, किसी महीने लॉस भी हो सकता है, ये मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। और ये इस इंडिकेटर को आप इस ऐसे नहीं यूज़ कर सकते कि आज इसमें बुलिश आया तो मैंने कॉल खरीद लिया और फिर कल मुझे प्रॉफिट हो गया। अगर आप मार्केट में ये सोच के चलोगे कि आज मुझे कोई बता दे कल मार्केट कहाँ जाएगा, मैं आज पोजीशन बना लूँ, कल प्रॉफिट बुक करके पैसे कमा लूँ, ये तो देखिए मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको एक तरीका होता है, आपकी एंट्री क्राइटेरिया, एग्ज़िट क्राइटेरिया, और जो भी आपके टाइम टेस्टेड इंडिकेटर्स होते हैं उसको यूज़ करके आप पोजीशंस बनाते हैं, एंट्री का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, एग्ज़िट का करते हैं, उसके बेसिस पे प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉपर तरीका है हाउ टू यूज़ दिस इंडिकेटर एंड हाउ टू यूज़ इट इन योर स्ट्रैटेजीज, यू नो, फॉर योर एंट्रीज एंड फॉर योर एग्जिट्स, तो ये हम प्रॉपर तरीके से अपने व्यूअर्स और अपने जो मेंबर्स हैं उनको बताएं। और इसी के लिए हमने ट्रेड फॉर लिविंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। 2 दिन का हमारा जो प्रोग्राम है, जो हम अप्रैल में करने वाले हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये इंडिकेटर्स आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी लोगों को हम कैसे देंगे उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने ऐप के थ्रू भी कंसिडर कर सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है bulltrack.in उसके थ्रू भी कंसिडर कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ मैकेनिज्म कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें। लेकिन अगर आप हमारे ट्रेड फॉर लिविंग प्रोग्राम के मेंबर होंगे तो डेफिनेटली आपको ये इंडिकेटर मिलेगा, और इसी के बेसिस पर आप पोजीशंस, एंट्रीज और एग्जिट्स करेंगे। लास्ट में जो सवाल हम पूछते हैं आपसे कि सर नियर टर्म में व्हाट इज़ योर व्यू, तो सर नियर टर्म में क्या है आपके व्यूज़? देखिए, कल के वीडियो में हमने इसी टॉपिक पे बनाया था। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन के लिए मार्केट को प्रेडिक्ट करना बेवकूफ़ी होगी। फ्राइडे के दिन आरबीआई की पॉलिसी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, सीआरआर कट का डिसीजन आने वाला है, और तब तक मार्केट को प्रेडिक्ट करना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी। तो कल का वीडियो रेफ़र करिए, वहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। और आई थिंक अभी हमें जो पोजीशंस आप जिस स्टेट पर बनाए हैं उसे कैरी कर सकते हैं, और फ्राइडे के दिन तक हमें इंतज़ार करना है आरबीआई क्या करता है। जो भी डिसीजन आता है उसके बाद हम उस पर आगे की डिस्कशंस करेंगे।